जज्बातों को आपके आकार देते हैं ये कवि, आपको शब्दों में उतार देते हैं। आपकी हर भावना को सुंदर सुंदर शब्दों में पिरोते हैं ये कवि। और कवियों की बात को अगर हम कहें तो हम उनकी ना कविताओं को अक्सर बहुत नोटिस करते हैं। हम उनकी कविताओं को कॉपी करते हैं और अपने स्टेटस पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार जब हमारे मनोभाव चल रहे होते हैं उन मनोभावों से मैच करती हुई कोई ना कोई कविता हमें मिल ही जाती है। आज मैंने सोचा है कि ऐसे ही कवि को आप सभी से मिलवाऊं जिनकी कविताएं अक्सर लोग अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। और वैसे भी उन्हें भारत का वन ऑफ द बेस्ट कवियों के जो श्रेणी है उसमें रखा गया। और ये इंडिया टाइम्स ने, इंडियन एक्सप्रेस ने उनको कहा है कि ही इज वन ऑफ द 10 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। वो सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखते, ऐसी कई किताबें लिख चुके हैं जिनको पढ़ने के बाद लोगों ने अपनी जीवन की धारा को बदला है। अच्छा, उनकी कुछ किताबों के नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी जो कि बिल्कुल कहलाता है, जैसे न्यूनतम मैं, खुशियों के गुप्तचर। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में आती हैं। उसके अलावा अधूरी चीजों के देवता, मतलब ये नाम भी अपने आप में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसको आमंत्रित कर रही हूँ। आज हमारे साथ है नन अदर देन गीत चतुर्वेदी जी, जो कि एक ऑथर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग करते हैं, क्रिटिक हैं और साथ ही साथ एक एडिटर भी हैं। तो चलिए भेजती हूँ उनको एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपके मन में कोई सवाल हो और आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप उससे जरूर पूछिएगा, क्योंकि उनकी कविताओं के बहुत से मोरी जो हैं आज हमसे जुड़ने वाले हैं। गीत जी, ये भेजती हूँ मैं आपको एक रिक्वेस्ट। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत चीजें जो है ना आपके विषय में थोड़ी सी अलग लगी, बहुत जुदा लगी। जैसे जो आपके शीर्षक होते हैं आपकी कृतियों के, वो बहुत आकर्षक होते हैं। जैसे न्यूनतम मैं, फिर खुशियों के गुप्तचर, अधूरी चीजों के देवता। मतलब जब ये नाम, ये जब शीर्षक आप चुनते हैं तो उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, क्या सोच करके आप शीर्षक चुनते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबों के शीर्षक जो हैं वो मेरे व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को उजागर करें। न केवल मेरे व्यक्तित्व के उस पहलू को, बल्कि उस पर्टिकुलर समय में जिस तरह की बात मैं अपने पाठकों को संप्रेषित करना चाहता हूँ, लगभग उसी चीज को। जैसे न्यूनतम मैं एक ऐसे समय की कृति है, एक ऐसे कालावधि की कृति है जब एक एहसास तारी होना शुरू हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्थिति भी जो है वो एक बिंदु के बराबर है, और व्यक्ति का पूरा जीवन जो है उसके मैं से संचालित होता है, उसके अहंकार से संचालित होता है। तो जब ये आभास हो कि आप बिल्कुल क्षुद्र हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तब ये बताना कहीं न कहीं कि मेरे भीतर मैं नाम की चीज जो है वो न्यूनतम है, सबसे कम है। मैं से नहीं बना हुआ है, मैं जो है तुमसे बना हुआ है, मैं जो है उनसे बना हुआ है। तो मैं दरअसल एक कंपोजिट उपस्थिति है ये दिखाने की। उसी तरह खुशियों के गुप्तचर भी है, जो कि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो खुशियों के गुप्तचर की तरह आती हैं, वो सीक्रेट एजेंट्स ऑफ जॉय होती हैं। तो बस ये दिखाने के लिए, ये जाहिर करने के लिए। हाँ, क्योंकि शीर्षक पढ़ने के उपरांत मुझे ये लग रहा था कि पढ़ना चाहिए, इसमें असल में है क्या, है ना। जैसे आपने लिखा है अधूरी चीजों के देवता, मैंने कहा इसका मतलब क्या रहा होगा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो कि पढ़ने से समझ ही नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि टाइटल जो है वो बहुत कुछ किसी इंसान के व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट भी करता है। आपको देख करके, आपके टाइटल्स को पढ़ करके मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर गहराई इतनी अधिक है कि आपको समझने के लिए शायद एक पूरी और एक किताब लिखने की आवश्यकता पड़ जाएगी जिसमें आपको समझा जा सकेगा। जी। कमाल बात है। आजकल हाँ, आप क्या लिख रहे हैं? आजकल किस चीज पर आपका काम चल रहा है?
मैं अपने जो मेरा पिछला उपन्यास है उसमें कुछ नोक पलक दुरुस्त कर रहा हूँ और अपने अगले उपन्यास पे काम कर रहा हूँ। मेरा अगला उपन्यास जल्द ही वो आने वाला है और उसका रिसर्च, ये पूरा जो क्या कहते हैं, ये 5वां महीना चल रहा है इस जी बरस का। जी। ये 4 महीने जो है मैंने अपने नए उपन्यास के रिसर्च पे निकाले हैं। पहले से रिसर्च चल रहा है, लेकिन अब मैं उसे लिखना शुरू कर चुका हूँ और जल्द ही जो है उसका उसकी घोषणा करेंगे, जल्द ही उसको बाहर लेकर के आएंगे, नया अब उपन्यास। अब मुझे मन में अब ये तड़प हो रही है ये जानने की कि क्या उसका शीर्षक आप सोच चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक मैंने उसका शीर्षक नहीं सोचा है। ये मेरी जो ज्यादातर किताबें हैं उन्हें लिखने से पहले मैं उनका शीर्षक तय कर चुका होता हूँ, लेकिन ये किताब एक ऐसी है जो मैं लिखना लगभग शुरू कर चुका हूँ, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ बन गए हैं, हम्म। लेकिन अभी तक शीर्षक मेरे हाथ में नहीं है। तो देखिए क्या बनता है इसका शीर्षक। बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, बहुत बेसब्री से। देखिए अनुराधा जी हैं, इन्होंने ही दरअसल में मुझे आपके बारे में बताया था। वो हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में और सीरियल्स में आती हैं, और आप शायद उनको जी अच्छे हाँ, से जानते होंगे, अनुराधा जी को। तो उनसे ही जी हाँ, मुझे जी हाँ, पता जी चला हाँ। था, और उन्होंने मुझे बहुत सारी आपकी कृतियां ऐसी शेयर भी की थी जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि वाकई आपको यूं ही नहीं कहा गया है कि आप 10 बेस्ट राइटर्स में से एक है भारत के। इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं, आप बहुत कुछ कर चुके हैं। अच्छा, थैंक लेखन के यू, प्रति जो थैंक यू। है, लेखन के प्रति यूजुअली हम बचपन में कुछ ना कुछ लिख दिया करते हैं, है ना? लेकिन उस चीज को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता जब बचपन में हम लिखते हैं। जो स्कूल के हमारी जो डायरीज होती थी, जो ईयरली मैगजीन्स होती थी, उनमें हम लिख दिया करते थे। लेकिन आपका लेखन जो है वो बहुत आराम और बहुत सिंपल वाला लेखन तो है नहीं, बहुत गहराई से आप लिखते हैं। यानी क्या आप बचपन से ही बहुत शांत और अपने में डूबा हुआ व्यक्तित्व थे, बचपन से ही लिखने का कार्य करते थे? हाँ, सबसे पहले तो अनुराधा जी को शुक्रिया कहूँ कि उन्होंने आपसे मिलाया। और दूसरी बात, फिर अब आपके सवाल पर आते हुए, हाँ, मैं बचपन से ही लगभग ऐसा ही था। जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे तो मैं किताबों में डूबा होता था। मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा था। बहुत ओह। कम जगहों पर जाता था, बहुत कम लोगों से मिलता था, बहुत कम लोगों से मित्रता कर पाता था। अकेले, ज्यादातर समय अकेला रहता था। मेरी दो ही चीजें मुझे बहुत पसंद थी। एक था क्रिकेट खेलना। हाँ। मुझे जब क्रिकेट खेलने का मौका मिलता तो मैं खेलता, और चूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा दोस्त थे नहीं, तो हम्म। कई बार मैं अकेले क्रिकेट खेलता था, स्क्वैश की तरह क्रिकेट खेलता था। ओह। यानी बैट अपने दीवार पे हाथ में मार ले मार लिया के। और दीवार पे बॉल मार मार करके मैं अपने अकेले ही खेला करता था। और दूसरी बात, किताबों किताबों के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहता था। मैं उस 10-12 साल की उम्र में भी मुझे याद है कि मैं और मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई, हम तीनों एक कमरे में, गर्मियों के दिन हुआ करते थे बिल्कुल ऐसे ही, हम्म। और हम लोग जो है अ, ठंडी फर्श पर लेट करके, और कैसे लेट करके कि आधी आधा शरीर जो है वो दीवार पे चिपका करके, एक जो होता है ना राइट एंगल बना करके, वैसे लेटे हुए और फिर वैसे किताबें पढ़ रहे हैं, ओह। और तीनों हम अपनी अपनी दीवारों से चिपके हुए हैं, और कई बार ऐसी 2-2 3-3 घंटे ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होते हुए हम घंटों पढ़ा करते थे। पढ़ने का शौक मुझे अरे बचपन से वाह, अरे था। वाह। वही चीज जो है वो लिखने के शौक में तब्दील होती चली गई। बहुत, वो हेमिंग्वे कहते थे ना कि सारे के सारे लेखक दरअसल अपने शुरुआती दिनों में पाठक हुआ करते हैं, घनघोर पाठक हुआ करते हैं। तो मैं इस बात का एक अपनी ही नजर में एक मिसाल भी हूँ, गवाह भी। अच्छा, ऐसा कौन था जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि आपने अपनी ही कलम उठा ली? मेरी एग्जैक्ट किसी एक व्यक्ति का नाम लेने से पहले एक बैकग्राउंड बताऊं मैं जी। कि पढ़ते पढ़ते मुझे लिखने का दिल तो करता था। हम्म। मैंने 13 साल की उम्र में एक कहानी लिखी और तिंकल पत्रिका में भेज दी, और अच्छा। भेजकर भूल गया। हाँ, 13 की, मैं 9th क्लास में पढ़ता था मैं, अरे वाह। और भेजकर भूल गया, लेकिन 6 महीने बाद वो कहानी छप के आ गई। वाह। और मैंने जब देखा उसे तो बहुत ही इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि हाँ, इस भाषा में, इस कलम में मेरे लिए कुछ न कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तब मैंने लिखना शुरू किया। और जब मैं 16-15 का हुआ, 15.5-16 के आसपास का हुआ, तब मेरी बड़ी बहन, मैंने बताया मेरी बड़ी बहन, उन्होंने मुझे पढ़ने का शौक दिया था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों के प्रति, किताबों के प्रति प्रेम जगाया था। मेरी बड़ी बहन का निधन हो गया, उनकी लंबी बीमारी से थी ओहो। वो।
मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे एक पेंसिल दी थी और कहा था कि तुम्हें लिखने का बड़ा शौक है और तुम लिखना, जो तुम्हारे दिल में है तुम वो लिखना, लिखना कभी बंद मत करना, तुम्हारी जिंदगी लिखने से ही चले। उस उम्र में उन्होंने, मैं 15 साल का था और वो 22-23 साल की थी जब उनका निधन हुआ था। ओहो। तो वहां से एक अंदर ही अंदर मन में एक प्रेरणा, एक इच्छा शक्ति, एक संकल्प जागृत हो गया था कि दीदी बोल के गई है कि लिखना। तो मैं ना उसी पेंसिल से लिखता रहता था बैठ करके। मैं उसमें इतना समझदार नहीं था कि मैं उस पेंसिल को बचा करके किसी आ, शोकेस में रख देता। तो कितनी अच्छी चीज थी, लेकिन मैं उसी पेंसिल से लिखता गया, उसी पेंसिल से लिखता गया। एक दिन वो पेंसिल घिस करके खत्म हो गई। आज मुझे अफसोस होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लिख करके उसे रख देना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। खैर, लेकिन वो पेंसिल अदृश्य रूप में मेरी हर कलम के भीतर शामिल। हम कलम खरीदते हैं, स्याही खत्म हो जाती है, कलम फेंक देते हैं, नई कलम उठा लेते हैं, कहीं से नई कलम लेकर आते हैं, लेकिन मेरी हर कलम के भीतर मेरी दीदी की दी हुई पेंसिल आज भी जिंदा है। शायद वही मुझसे लिख पाती। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, अपनी छाप हमारे जीवन पर ऐसा छोड़ते हैं कि हमारा जीवन उसके बाद से बिल्कुल बदल जाता है। एक, हम्म। एक बात बताइएगा, क्या हर कवि, हर लेखक हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा हाँ। इमोशनल हो, ये जरूरी है? या चंचलता, चपलता जिसके अंदर हो, वो भी लेखक और कवि हो सकता है? हर तरह के लोग होते हैं, जैसे दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हाँ। वैसे लेखन की दुनिया में भी हर तरह के लोग होते हैं। कोई एक कोई एक प्रोटोटाइप तो नहीं ही होता है। कुछ लोग चंचल होकर के लेखन कर लेते हैं, कुछ लोग संजीदा होकर लेखन करते हैं। तो बाहरी चीजें, मुख्य चीज है कि आप जो भी करें, चाहे आप चंचलता से करें, चाहे संजीदगी से करें, आपके दिल की बात कई सारे लोगों के दिल को छू सके, कुछ ऐसा होना चाहिए। जब वो हो जाएगा, देखिए, ट्रेजेडी किंग भी होता है उसी हम्म। जीवन में, और उसी जीवन में एक कॉमेडी किंग भी होता है। लेकिन दोनों की बातें हमारे दिल को स्पर्श करती है। मुख्य चीज है दिल को छूना। जितना आप दिल को छुएंगे, जितनी दूर तक आप दिलों को छूते रहेंगे, उतना आपका विकास प्रसार होगा, उतना आप मकबूल। आपको ऐसा नहीं लगता कि अक्सर टूटे हुए दिल जो हैं, वो वो कविताएं बहुत तलाश करते हैं कि ऑनलाइन कोई कविता मिल जाए हमारी जज्बातों को उजागर करने के लिए? और मुझे लगता है कि ज्यादा इमोशनल जो पार्ट होता है, दुख वाला, दर्द वाला, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कहीं इसी वजह से अधिकांश कविताएं दर्द भरी तो नहीं होती, क्योंकि मांग ऐसी, वो ना डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है। कहीं मांग ऐसी है, इस वजह से तो नहीं होता कि दर्द इंसान ज्यादा बेच पाता है आराम से? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, इस पर ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कविताएं हर तरह की होती हैं। इसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो जिसका दिल टूटा हुआ होता है, जो ऑलरेडी दुख से जूझ रहा होता है, वो थोड़ा सा वल्नरेबल होता है। तो राइट। कविताएं कई बार एक थेरेपी का काम कविताएं कई बार एक थेरेपी का काम भी करती हैं। वो मलहम का काम करती हैं। वो, पता है, भले वो औषधि के रूप में दिखती रहे, औषधि ना भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें वो विश्वास दिलाती है कि वो हमारे घावों को हील। इसलिए भी कई बार जब हम दुख में होते हैं, तो हमें कविताएं याद आती हैं, या हम कविताओं की तलाश में चलते हैं। ये एक बहुत साधारण मनोविज्ञान की है। लेकिन कवि होने के लिए आपको बिल्कुल ऐसा होना, दिल तोड़ा के बैठना, ये कोई बहुत जरूरी मैं शर्त आपसे यही नहीं जानना है। चाह रही मैंने थी। कहा, कवि होने का अर्थ दिल तोड़ाना नहीं है, ये सब फिल्मी बातें, ये सब जज्बाती बातें हैं। कवि होने का अर्थ है आपका भावनाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण हो, और भावनाओं को जिन शब्दों में आप व्यक्त करना चाहते हैं, उन शब्दों के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण हो। ये एक जरूरी। आपने बाकी बिल्कुल तो सही कहा। कहने कहने सुनने की बातें हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, एक बात बताइएगा गीत जी, जब आप स्कूल हाँ, कॉलेज हाँ। में लिखते होंगे, है ना, आप कविताएं, तब आप सोचिए, आपने जब 12-13 साल की उम्र में कहानी लिख डाली, तो उसके बाद जब आपने कविताओं का दौर शुरू किया होगा, बिल्कुल अपने टीन एज में और उसमें,
कॉलेज में आते आते तो आपके पीछे बहुत सी लड़कियां दीवानी हो गई होंगी कि आप मेरे लिए कुछ लिखिए, कुछ मेरे लिए लिखिए, आपके लिए तो बहुत दिक्कतें हुई होंगी। इसके अलग किस्से हैं, इसके खूब सारे अलग किस्से हैं। वो किस्से तो क्या सुनाए। लेकिन ये बात जरूर है, कई बार मुझसे जो है मेरे मित्र कहा करते थे कि हमारे लिए कविताएं लिखते हो। तो मैंने गोस्ट उस उम्र में गोस्ट राइटिंग भी की है लवर्स के लिए। ओ। तो कई बार जो है, हाँ हाँ, कई बार जो है कविताएं पढ़ करके मतलब मेरे ऊपर ही बहुत हो गया। मुझे याद है 17 की उम्र में मेरी कविताएं छपनी शुरू हो गई थी, और मैं तो उसमें पढ़ ही रहा था ना। तो खूब चिट्ठियां आती थी मेरे पास, ओ, फैन बहुत में। चिट्ठियां आती थी। हाँ हाँ, हाँ फैन मेल। और आपको बताएं कि उस जमाने में चिट्ठियों के भीतर भर करके लोग गुलाब की पत्तियां भेजा ओ करते थे। हो। तो जब मेरे घर में चिट्ठी पहुंचती थी और लिफाफा खोलो और उसमें से चिट्ठी के साथ गुलाब की पत्तियां निकले, तो फिर उसके बाद मैं ब्लश कर जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माताजी आकर के मुझे ऐसे देखने लगते थे, ये क्या है बेटा। तो चूंकि खैर मेरे पिताजी तो लिखने पढ़ने की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, वो मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। लेकिन कई कई बार तो मुझे मेरे लिए ये अलग अनुभव हो जाता था। तो उस जमाने में इतनी चिट्ठियां आती थी मेरे पास, और उसमें बहुत सारी बातें हुआ करती थी प्रेम से भरी। ये अलग बात है कि मेरा प्रेम चूंकि पहले से ही शुरू हो चुका था, तो अच्छा। जगह बची नहीं थी। हाँ हाँ, मेरा मेरा प्रेम उस लड़की से हुआ था जो 5वीं क्लास से मेरे साथ में पढ़ती। अरे बाबा, मतलब तो कवि ने तो कमाल ही कर दिया। तो वो बचपन से मेरी ओहो। मित्र थी, और टीन एज तक पहुंचते बच्चे मतलब 15-16 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो हम लोग प्यार से करते आ चुके थे 16 की उम्र में। हाँ। और उसके बाद फिर कहीं कोई, कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे जो फैन मेल्स आ रही है, सुंदर सुंदर फैन मेल्स जो है अच्छी अच्छी, उनको वही खोलती भी थी, वही खोल करके कभी सबसे पहले वही पढ़ती कभी थी, फिर कभी आपकी खबर पढ़ के ली गई? सुनाती भी थी। कभी आपकी खबर ली ना गई? ना ना ना, वो हम इतने, हमने कहा ना, हम बचपन से इतने साथ रहे हैं और इतने हाँ। लिबरल हैं एक दूसरे को लेकर के, और हमारे भीतर इतनी समझ है कि हम चीजों को बहुत ब्यूटीफुल। स्वस्थ तरीके से एंजॉय करते हैं। बहुत 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 ब्यूटीफुल, ये बहुत कम होता है। देखिए, हमारे साथ एक सेलिब्रिटी शेफ है, निशांत चौबे जी। वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, वो भी आपकी बातों पर बहुत हंस रहे हैं और खुश शुक्रिया भी हो बहुत रहे हैं। निशान जी है। अच्छा। नमस्कार निशान, थैंक यू। सर, आप देखिए, यूजुअली क्या होता है, लोग बड़े छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों की तरफ तब्दील रुख कर लेते हैं अपना। आपने अपना रुख ही अलग कर दिया, आपने तो हवा का रुख ही बदल दिया। आप बड़े शहर से उठे और सीधा छोटे छोटे शहरों में पहुंच गए। तो ये अपने आप को बदलने के पीछे क्या आपकी वजह ये थी कि आपको एकांत चाहिए था, क्योंकि आप एक लेखक हैं और आपको कविताओं के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो शांति सुकून की तलाश में कहीं आप छोटे शहरों में तो नहीं आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है दरअसल। ये तो बहुत, ये अगर काश ऐसा हुआ होता, ये बहुत रोमांटिक कल्पना है। ओ। मैं तो छोटे शहरों की तरफ जब मैं छोटे शहरों की तरफ आया तो बहुत ही वो गमे रोजगार या दुनियादारी की बात थी वो, क्योंकि मैं मुंबई में पला बड़ा, मुंबई में सब कुछ हुआ। लेकिन मैं हिंदी जर्नलिज्म में आ गया, और हिंदी जर्नलिज्म में स्कोप जो है वो नॉर्थ इंडिया में। तो मैं मुंबई से निकल करके इंदौर आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अखबार में नौकरी की। अच्छा। और उस अखबार में नौकरी करने के दौरान मेरा तबादला बहुत सारे शहरों में हुआ। हर 3 महीने 4 महीने मेरा तबादला हो जाता था, 6 महीने तबादला हो जाता था। तो उस कारण में पूरा, और अखबार जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है वो अखबार। हाँ। तो मैं पूरे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग शहरों में कहीं पे 1 साल, कहीं 6 महीना इस तरह रहता रहा। और अंत में मैं भोपाल आया, और भोपाल आकर के यहाँ टिक गया। मैंने यहीं आकर के अपने नौकरी जॉब वगैरह से सब छोड़ दिया, और यहाँ से अपना पूरे समय लेखन में शामिल होने का, आ पूरे रही। समय लेखन को देने का समय गुजारा। तो काफी बरस हो गए हैं। अब मैं कोई जॉब या कोई उस तरह से ट्रेडिशनल जॉब नहीं करता हूँ, पूरी तरह से लेखन ही करता मतलब अब हूँ। आप तो अपने सपनों को जी रहे हैं। भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं करना चाहता था हमेशा से, अब मैं वो कर रहा हूँ। मैं अपनी रचनाएं लिख रहा हूँ, अपनी किताबें लिख रहा हूँ, और लोगों तक पहुंचा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो कि आपकी मनपसंद है ना? हम लोग अक्सर लोग बहुत कम लोग इतने खुश नसीब होते हैं जो कि अपने सपनों को जी पाते हैं।
अक्सर तो 2 जून की हाँ, रोटी कमाने में ही ये चली एक जाती है बात मैं जिंदगी। भी जी। अच्छा, आप जिस तरह से आप अब लेखन कर रहे हैं, आप एक ट्रेडिशनल जॉब में अब नहीं हैं, कभी आपके पास या आपके दिमाग में ये भय आता है कि कल कैसा चलेगा, कल क्या होगा? क्योंकि जब हम जॉब छोड़ते हैं तो परिवार सबसे पहले घबरा जाता है कि अरे, एक बंधी बनाई तनख्वाह आ रही है, तुम उसे छोड़ रहे हो अपने पैशन के लिए, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह का कोई भय या कोई प्रेशर आपके ऊपर कभी रहा परिवार की तरफ से? भय भी शक्ति देता है। हमारी भाषा, हिंदी भाषा के एक बहुत बड़े कवि लीलाधर जगूरी, उनकी कविता उनकी कविता की किताब का शीर्षक ही है कि भय भी शक्ति देता है। ये हाँ, मुझे बड़ी एक पंक्ति भी मुझे बहुत पसंद है। तो जब कभी भय लगे, इसका मतलब है कि हम और शक्तिशाली होने वाले हैं और शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। तो भय और इस तरह की असुरक्षा, ये सब चीजें तो जीवन में बनी रहती हैं, वो आती जाती रहती हैं। और कोई भी भय जो होता है, वो हर भय की ना एक उम्र होती है। जैसे हर मनुष्य की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो मर जाता है। उसी तरह हर भय की भी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो भय मर जाता है। तो बस उस उम्र के बीतने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, या उसे बिता देने का कोई न कोई जतन, जुगाड़ करना चाहिए। बस यही मैं हमेशा मानते चला हूँ, और यही मेरी जिंदगी की फिलॉसफी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि आप लोगों को मोटिवेट भी बहुत करते हैं अपनी कविताओं के साथ, है ना? क्योंकि प्रेम पर लिखना, दर्द पर लिखना, मोटिवेट करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपके मैं चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और निशांत जी ने तो खास तौर पर रिक्वेस्ट किया है कि अपनी लेखनी में से कोई चीज जो है जरा आप एक बार शेयर कीजिए। वो 2 लाइनें आपसे सुनना चाह रही हैं, तो कुछ ऐसा है। जो जरूर आपने जरूर अभी हाल जरूर। फिलहाल में लिखा हो। हाँ, बिल्कुल। मुझे कई बार बहुत खुशी है, हाल फिलहाल में तो जो लिखा है वो अभी तक शेयर करने जैसा तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन अपनी किताब से सुनाऊंगा मैं। हाँ जी, तो बताइए। पहले ये बोलूं कि कई बार बहुत खुशी होती है कि मेरे लिखे हुए शब्दों से किसी को जो है सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, कोई जो है उससे इंस्पायर हो रहा है। मेरे बिल्कुल। पास कई मैसेजेस, पुराने ज़माने में तो चिट्ठियाँ होती, लेकिन इस ज़माने में मैसेजेस और ईमेल आते हैं। कई ईमेल मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि वो जीवन से निराश हो चुके थे, हाँ, और किसी न किसी तरह वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में, खुदकुशी वगैरह के बारे में सोच रहे थे। और उसी दौरान उन्होंने कविता के साथ उसकी मुलाकात हुई, और उन कविताओं ने उन्हें जीवन के प्रति ऐसा कोई भी निराशाजनक फैसला लेने से रोक दिया, जीवन से प्रेम करना सिखाया। अरे ये सुनकर के बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम अपनी कविताओं के ज़रिए, अपने लिखे हुए शब्दों के ज़रिए जो बात कहना चाह रहे हैं, वो लोगों तक पहुँच, पहुंच दिल की बात दिल तक पहुँचे। बिल्कुल सही। तो आप सभी के लिए, योगिता जी और सारे यहाँ जो जितने मित्र शामिल हुए हैं, उन सब के लिए जो है ये 4 पंक्तियों की एक कविता मैं सुना रहा हूँ। ये मेरी किताब खुशियों के गुप्तचर में से है। अरे खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पूछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते। जिया हुआ प्रेम हाँ, और सुना गया संगीत लौट लौट के कर जरूर जरूर आते हैं। बहुत बहुत उम्दा सर, बहुत बहुत उम्दा, आते। बहुत उम्दा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप आपकी जो मनपसंद किताब है वो क्या है, जो आपने लिखी है? इसके 2 जवाब, मैं दोनों जवाब देते थे। बताइए। पहला जवाब ये कि मुझे अपनी लिखी हर किताब पसंद ओ, है, तो किसी एक को चुनना मेरे लिए मुश्किल है। दूसरा जवाब ये है कि मुझे अपनी लिखी कोई किताब पसंद नहीं, अरे, तो खुद मेरे के लिए एक को क्रिटिक भी चुनना हैं मुश्किल है। आप। तो तो दोनों ही जवाब, जो जिनमें से जो आपको पसंद आए उसको उसको धारण कर लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। मेरी तरफ से दोनों जवाब अर्पित है चलिए, आपको। सवाल ही बदल देते हैं। किसी दूसरे लेखक की किताब बताइए आपको जिसकी बहुत पसंद हो।
आपके पास से पाले से मुझे पौधे एक हटा दिए एक होंगे। हमारे बचपन में टीवी पे एक विज्ञापन आता था पान पराग का, उसमें जला लगा के सामने एक आदमी आके खड़ा होकर कहता था, एक से मेरा क्या होगा। हाँ, एक से मेरा क्या तो हो। बिल्कुल वैसे ही एक से मेरा क्या होगा, तो बिल्कुल वही जवाब मैं यहाँ दूंगा कि एक से मेरा क्या होगा। तो एक पसंदीदा किताब नहीं है, हाँ, मेरी कई सारी पसंदीदा किताबें हैं। मुझे संसार की सबसे पसंदीदा किताब है मेरी वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत। अरे वाह। फिर कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, होमर की किताबें, ओडिसी मुझे बहुत पसंद है। और अगर आधुनिक समय में आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बाण भट्ट की आत्मकथा मुझे बहुत पसंद है। और मेरा पसंदीदा विश्व का उपन्यास जो है वो है गाब्रियल गार्सिया मार्केज का 100 Years of Solitude, प्रूस्ट का रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, जेम्स जॉयस का यूलिसिस। ये किताबें ऐसी हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने आसपास रखता हूँ। उन किताबों से हमेशा बार बार कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। कविता में जाएंगे तो कालिदास को तो नाम लिया मैंने, साथ ही मीर और गालिब, इन दोनों के दीवान जो हैं, इनकी किताबें, इनका जो कलेक्टेड वर्क है, वो मैं हमेशा अपने आसपास रखता हूँ, हाँ। जो ओ माय गॉड। हमेशा मुझे इंस्पायर करती ओ माय गॉड, माय गॉड। मतलब आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि अब मैं आपसे कैसे ये पूछूं कि मतलब आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, या आपका एम्बिशन, है। अभी कुछ ऐसा है हम्म। जो भी आपको पूरा करना है? बहुत सारे हैं, अभी तो ऐसा अच्छी किताब, एक अच्छी किताब लिखना। मैं इसमें 4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, जी। देखिए। जी। आपके सवाल का जो जवाब है ना, वही 4 पंक्तियों। जब मैं कागज पर पेंसिल से लिखता हूँ तो पंक्तियां लहराते हुए सांप की तरह दिखती हैं। तब मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैं जिंदगी के फरेब से खेलता हूँ। मेरे पास सपने हैं, लेकिन फूहड़ महत्वाकांक्षाएं नहीं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि उम्र पूरी होने तक मैं 4 सुंदर पंक्तियां लिख लूं। जब मैं मरूंगा, वही 4 पंक्तियां मुझे कंधा दे, वही 4 पंक्तियां मुझे कंधा दे। तो मेरा सपना बहुत छोटा था, 4 सुंदर पंक्तियां जो मेरे न रहने के बाद भी रहती रहे, बनी रहे। देखिए ना, जो जो कलाकार होता है वो कितना सौभाग्यशाली होता है। कलाकार के शरीर की मौत तो हो जाती है, लेकिन उसकी कृतियों की मौत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि या ब्लेस्ड कुछ होते समय हैं। बाद होती है। हाँ, मतलब मैंने कहा ना कि हर हर चीज की एक उम्र होती है। व्यक्ति की भी उम्र होती है, कृतियों की भी उम्र होती है। अच्छी कृतियों की एक पहचान ये है कि वो उनकी उम्र ज्यादा होती है। हाँ, हाँ। कुछ कविताएं अपने लिखे जाने के, कुछ कविताएं हम लिखते हैं और वो 24 घंटे के अंदर मर जाती है। कुछ कविताएं 24 महीने बाद मर जाती है। कुछ कविताएं 24 साल बाद मर जाती है। कुछ कविताएं 250 साल बाद मर जाएंगी। कुछ कविताएं 2500 साल बाद मर जाएंगी। मरेंगी सब, मिटेंगी सब, लेकिन एक समय के बाद। हम चाहते हैं कि वो समय दीर्घ होता रहे, वो समय लंबा होता चला जाए। मुझे तो लगता नहीं है कि आपकी कविताएं कभी खत्म हो पाएंगी। अच्छा, एक बात, एक बात जानना चाहती हूँ आपसे। जैसे आपसे मैंने सवाल पूछा तो आपके पास कविता थी, आपने मुझे कविता से मेरे सवालों का जवाब दे दिया। आपकी बेटर हाफ जब आपसे कुछ सवाल पूछती होंगी, तो उनको टालने के लिए क्या आप कोई कविता पेश कर देते हैं उनके आगे? वो कहती होंगी मुझे आज शॉपिंग करने जाना है, फटाक से कविता उठाई और उनको सुना दी कि वो ऐसे हो जाए कि मैं नहीं जा रही शॉपिंग पे अरे मैं आज। 24 घंटा कवि थोड़े ही रहता हूँ। 24 घंटा मुझसे कविता नहीं हो नहीं नहीं, सकती। लेकिन जो अंदर है लेकिन इंसान वो रोक नहीं सकता ना अपने आप को। हाँ, लेकिन सर्कस में एक जोकर जो है वो उल्टा पुल्टा कूद फांद कर रहा है, तो 24 घंटे वो कूद फांद थोड़ी करता है। वो तो केवल उसी समय करता है जिस समय वो अपना परफॉर्म करने जा रहा होता है। तो और कवि भी दरअसल उसी समय कवि होते हैं जिस समय कविता उन तक आ रही है। 24 घंटे मैं ऐसे उनको कुछ कह नहीं पाता हूँ कविता में। लेकिन हाँ, हाँ। एक चीज मैंने जरूर उनसे कही थी। जी। वो मुझसे कई बार नाराज होती थी कि भाई तुम इससे कविता लिखते हो, उससे कविता लिखते हो, सबसे लिखते हो, मुझ पे क्यों नहीं लिखती? हाँ। तो मैंने एक कविता उनके लिए लिखी थी, मैं वो कविता सुनाता हूँ। जी प्लीज।
हाँ, आज उनकी कविता का पर्सनल शीर्षक कविता है वो रू। दुनिया के सामने आएगी आज उनकी पर्सनल कविता। हाँ, ये मेरी किताब में शामिल है, अच्छा। तो ये लोगों तक पहुंची हुई है। अच्छा हाँ, इस जी। कविता का शीर्षक है रूठी हुई। हाँ, वो हमेशा मुझसे रूठ जाती थी हाँ, कि मुझ पे कुछ नहीं है, तो मैंने उस पर एक कविता ही लिख दी जिसका शीर्षक रखा रूठी। रूठी। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत सब्र के फूल रखती है। जबकि मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान है। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित। जानता हूँ तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। जानता हूँ तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं, प्रेम पे भरोसा है। और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। अलमारी से किताब निकाल के वो बुर्र से कहती, चलो हटो लबार। लबार माने झूठा। हाँ। चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं। और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है। मुंह फेर के चोरी 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 हंसती हंसती। ऐसे में वो है। थैंक कहाँ यू। आपसे नाराज रह पाती होंगी। आप इतनी प्यारी प्यारी लाइनें बोल करके उन्हें आप कैसे अपने पाले में रख लेते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, हर इंसान की जिंदगी में ना कभी कभी कुछ कमजोर पल आते हैं। जब थोड़ा सा निराशा, आप कितने भी शक्तिशाली हों लेकिन कभी कभी मन अकेला होता है और टूटता है। ऐसे में अपने आप को संबल देने के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी कविता है जो आप खुद को सुना करके ऑल इज वेल कर लेती हैं? मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कविता तो अभी मैंने जिसका आपने जिक्र किया वही है। जब ऐसी कोई निराशा आती है, जब बहुत उदासी होती है, तो मैं उस कविता के पास चला जाता हूँ कि मेरे साथ में है। लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो मैं अपने आप से कहता हूँ। वो इस तरह से है कि 4 पंक्तियों की कविता है जी। जो मैं खुद से कहता हूँ, बहुत सारे दूसरे लोगों से कहता हूँ, पूरी दुनिया से कहता हूँ। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। क्योंकि मैं इस बारे में स्पष्ट मानता हूँ और बहुत पुख्तगी के साथ ये विश्वास रखता हूँ कि इस दुनिया को कोई और चीज बचाए न बचाए नहीं पता, लेकिन प्रेम जरूर बचाए। जितना हो सके उतना प्रेम ही बचाए। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बहुत अच्छी बात आपने आज कही है। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग जी। हैं जो लेखन के क्षेत्र में हैं, हम्म, लेकिन हर कोई बहुत फेमस नहीं हो पाता, शायद उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कहीं ना कुछ कमी या गैप रह जाता है। ऐसे लेखकों को आपकी तरफ से क्या सलाह देंगे आप? हार न माने, लगातार अपना काम करते रहे और अपनी तैयारी करते रहें, अपना लेखन करते रहें। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास सफलता देर से आई। मेरी पसंदीदा लेखक हैं दुनिया के सबसे बड़े लेखकों में उनका नाम शामिल है। उनका नाम है होर्हे लुइस बोर्हेस। वो अर्जेंटीना के लेखक थे और स्पेनिश भाषा में लिखते थे। हम्म। जब तक वो 60 साल के नहीं हुए, जब वो 60 साल के थे, तब उन्हें कीर्ति मिलनी शुरू हुई, तब उनको पूरी दुनिया में जानना शुरू हम्म। हुआ। लेकिन जब तक वो 60 के थे, उनको सिर्फ उनके शहर और आसपास के लोग ही जानते, ज्यादा लोग जानते नहीं। और जब 60 के हुए, तब अचानक किसी अमेरिकी पत्रकार की नजर उस पर पड़ी और उसका काम कुछ दुनिया के सामने आया। और लोगों ने उनको आज मतलब 20वीं सदी के महानतम लेखकों में से एक। उन्होंने जितनी भी रचनाएं उनकी महानता की गवाही देती हैं, वे सब की सब उन्होंने तब लिखी थी जब वो 30-35 साल। यानी लेखन अच्छा। करने के, रचना
रचना लिखने के 40 साल बाद उनके जीवन में, 30 साल बाद उनके जीवन में प्रसिद्धि आई। यानी 30 साल तक का सब्र, क्योंकि सब्र बहुत जरूरी होता है एक लेखक के जीवन में। हाँ, और सब्र इतना होना चाहिए जितना जितना मुर्दों के भीतर होता है सब्र। जमीन के नीचे गड़े हैं तो गड़े हुए हैं, जब तक कोई दूसरा आके नहीं खोदेगा, खुद से बाहर नहीं, कितना सब्र है किसी का। ओ माय गॉड। इंतजार करें, इंतजार करें, इंतजार करें, समय आएगा, अच्छा समय आएगा। आपसे बात करके वाकई बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मैंने मुझे किसी भी। कवि का इंटरव्यू लिया, तो मेरे लिए ये वाला पूरा एक जो जर्नी रहा है ना मंथन का, बहुत ही हाँ, हाँ। इंटरेस्टिंग, बहुत ही हार्ट टचिंग, सोल टचिंग जैसा रहा है। मैं चाहूंगी कि चलते चलते आपसे आपका समय मैंने बहुत ले लिया है, तो चलते चलते अगर कोई कविता आप अपनी पसंदीदा लोगों तक पहुंचाना चाहें, तो आप कविता या जो भी आप लिखते हैं हम्म, तो प्लीज एक बार कीजिए। कविताएं तो मैंने काफी सुनाई हैं, फिर भी चलते चलते 4 लाइनें में सुनाता हूँ। चलते आप चलते जो 4 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ, जी। प्रेम की कविता है वो भी। नींद में मुस्कुराओगी हम्म। तो फरिश्तों को रश्क होगा। हाँ। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी, और मैं सपनों की तलाशी मैं। बहुत बहुत किन्हीं पल प्रेम के बहुत साथ। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा, अपने परिवार में भी आप अ, और कवि डेवलप कर रहे हैं? आपके नक्शे कदम पर चलने वाला आपके परिवार में और भी कोई है? कभी तो डेवलप नहीं किया जाता, कभी अपने आप बनता है। हाँ। देखिए, कभी अपने जो चीज अपने आप बनती है वही अपने आप बिगड़ती है। कभी तो किसी दूसरे के द्वारा बनाए जाने से बचना भी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ सभी सब पढ़ना चाहते हैं। दरअसल मेरे संपर्क में जो भी आता है वो किताबों के प्रेम में पढ़ ही जाता है, कुछ न कुछ ऐसा आ, संजोग जीवन में बना हुआ है। तो ये जरूर है। बाकी सबका अपना जीवन, सबके अपने लक्ष्य, सबके अपने सपने हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में इतना स्पेस, इतनी जगह दूसरों को भी दें कि वो अपने सपने पूरे कर सकें। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आईना हो और हर आदमी के पीछे मैं अपने सपने देखा करूं। सबके अपने सपने हैं, सबका अपना व्यक्तित्व है, और सब अपनी अपनी तरह से ग्रो करें, अपनी अपनी तरह से ब्लूम करें, अपनी अपनी तरह से खुशबू बिखेरें। बस यही। आपकी बातें बहुत 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 मोटिवेटिंग रही हैं, बहुत मोटिवेटिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा मंथन सच आपका भी में बहुत बहुत। बहुत खुशनुमा रहा है। मेरा मंथन आज प्रेममयी रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत से सारे मित्रों का भी जो यहाँ पे शामिल हुए। आपका, अनुराधा जी का, सभी का बहुत धन्यवाद। योगिता जी, फिर मुलाकात। जरूर सर, धन्यवाद। थैंक यू सो